तीव्र गति भी दे सकता है। इसमें दोनों समृद्धियों की हम अलग अलग बात करेंगे। पहली बात करते हैं सामाजिक समृद्धि से हमारा तात्पर्य क्या है। सामाजिक समृद्धि से तात्पर्य है कि हम शिक्षा के स्तर में बहुत मजबूत हों, सामाजिक समानता हो और सामूहिक जागरूकता हो। जो समझ लोग हैं वो अपने विचारों, भावों को खुले मन से दूसरे लोगों तक बिना डर और भय के कह सकें, और किसी भी मंच पर, किसी भी मेले में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक कोई भी बात उन्हें रखनी है तो वो अपनी बात रख सके, जिससे उनके दिमाग में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट ना हो, कोई डर और कोई भय ना हो, और उनकी बात को सुना जाए। यदि इस प्रकार का माहौल रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि वह समाज सामाजिक रूप से समृद्ध होता है। सांस्कृतिक समृद्धि से अभिप्राय है समग्र समाज की परंपराएं, उनके मूल्य, कला और शिल्प और सामूहिक पहचान सांस्कृतिक समृद्धि में शामिल है। सामाजिक समृद्धि की भूमिका बात करेंगे। सामाजिक समृद्धि समाज में शिक्षा, समानता और जागरूकता के स्तर को दर्शाती है। यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए आधार तैयार करती है, क्योंकि यह लोगों के को संगठित, जागरूक और सक्रिय बनाती है। जैसे जैसे लोग सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे तो लोग संगठित होते चले जाएंगे, एक मंच पर आएंगे, जिस प्रकार से समण संघ में हो रहा है। तो समण संघ के माध्यम से हम सामाजिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, और जितने हम समृद्ध होंगे, जैसे ही सामाजिक समृद्धि के थोड़े से रिजल्ट आने लगेंगे, तो हम ये सोचेंगे या समण संघ में जो सक्रिय लोग हैं और जो आम जन है वो ये सोचेंगे समण संघ सही दिशा में काम कर रहा है। इसमें दो तीन बिंदु मैं चर्चा करूंगा। पहला है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षित समाज परिवर्तन की आवश्यकता को बेहतर तरीके से समझता है। जैसे जैसे किसी भी समाज में बदलाव होते हैं तो शिक्षित समाज जो है वह आसानी से उसको समझ लेता है और उसको लागू करवाने में रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपने जो सुझाव भी दे सकता है और रचनात्मक तरीके से वह अपने सुझाव दे सकता है, और उस व्यक्ति की जो शिक्षा को हम समाज पर लागू करते हैं तो समाज के लिए भी वही लागू होगी कि एक शिक्षित समाज रचनात्मक समाधान प्रस्तुत आसानी से कर सकता है। इसका यदि उदाहरण हम लेते हैं तो भारत के चार स्वतंत्रता शब्द संग्राम और के दौरान बारह वाला शब्द कहाँ है? शिक्षा के प्रसार कौन ने से? लोगों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जागरूकता पैदा की, जिससे जनता को संगठित करना आसान हो गया और अनेक आंदोलनों को बल मिला। जितने भी उस समय लोग सामाजिक शिक्षा के स्तर पर लोग जागरूक थे या शिक्षित थे, उनके द्वारा ही वो आंदोलन लगभग चलाए गए, और क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो शिक्षित लोग ही कर रहे थे, और उसके पीछे अशिक्षित लोग और हमारे श्रमण लोग भी लगे रहे, जिससे लगातार आंदोलन को बल मिलता रहा। सामाजिक एकता की हमें बात करेंगे। सामाजिक समृद्धि सामूहिकता को बढ़ावा देती है। जब लोग सामाजिक रूप से समृद्ध होते हैं तो वो एक मजबूत संघ बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। जब लोग सामाजिक समानता और न्याय के लिए एकजुट होते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन का मजबूत आधार बनता है। समण संघ इस समय SC ST OBC और कन्वर्ट माइनॉरिटी को जोड़कर एक संघ के रूप में इकट्ठे कर रहा है, जिससे ये समण सामाजिक समानता और न्याय के लिए एकजुट हो रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन करने में आवश्यक अवश्य ही सक्षम होगा। लगातार यदि हम इकट्ठे होते रहेंगे, सामाजिक रूप से एक होते रहेंगे, बिना किसी जाति को लिए, बिना लैंगिक भेदभाव को लिए या बिना क्षेत्र की बात करें, यदि हम इकट्ठे होते हैं तो उसे हम सामाजिक एकता कहेंगे, और जिससे यह जो व्यवस्था परिवर्तन करने में आगे चलकर सक्षम होगा। सामाजिक सुधार की यदि हम बात करते हैं तो सामाजिक समृद्धि से समण समाज समाज में मौजूद जो कुरीतियां होती हैं, जैसे जातिगत भेदभाव, रंग भेद, धर्म भेद, लैंगिक असमानता को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। संघ में कोई जाति भेद नहीं होता, संघ में कोई धर्म, रंग और लैंगिक असमानता नहीं होती। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो हमारी बहनें हैं या जो हमारी महिलाएं हैं वो समण संघ में आकर गौरवान्वित महसूस करती हैं, और एक जो गृहिणी जो चूल्हे चौके तक ही सीमित थी वह समण संघ में आकर अपने विचार लगातार प्रस्तुत कर रही है, और वो खुश हो रही है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति खुश होता है
तो उसकी आधी से अधिक बीमारियां तो वैसे ही कट जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि समर्थन सामाजिक रूप से सभी लोगों को इकट्ठा करके उनके सामाजिक रूप से तो मजबूत कर ही रहा है, उसके साथ 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 उनको स्वस्थ भी बना रहा है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक समृद्धि की भूमिका। सांस्कृतिक समृद्धि में कला, शिल्प, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार और सामूहिक पहचान शामिल होती है। सांस्कृतिक समृद्धि में देश के लोगों का मनोबल बढ़ता है। जब कोई भी देश या जो कोई भी समाज सांस्कृतिक होता है, उनमें आत्मविश्वास आता है। सांस्कृतिक संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए और उसे समृद्ध बनाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक उदाहरण यदि मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसकी सहायता से हम ये समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से मजबूत थे या समृद्ध थे। और हमारे जो समण संघ था, जो सिद्ध गौतम के समय में था और उसके बाद भी कुछ समय तक रहा, उसकी सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो उस समय हमारे ही किसान थे, हमारे ही कामगार थे, हमारे ही नेता थे, नेता कहें या शासक कहें, हमारे ही मंत्री थे, और हमारे ही समण लोग ही जो वैद्य थे, और समण लोग ही अपने जो है झगड़े वो अपने आपस में बैठकर निपटा लेते थे। तो एक एक पर यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती थी या समृद्धि थी। यदि हम समण समाज की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की तरफ जाते हैं, तो हमें जो हमारे तीज त्योहार, गीत, नृत्य, मूर्तियां, औजार और शिल्प से जुड़ी अनेक रचनाएं जब हम देखते हैं, तो वो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित नजर आती हैं। भारत में निर्मित अनेकों मंदिर और मूर्तियों जो बौद्ध स्तूप और बौद्ध कला का प्रमाण प्रदान कर रही हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं। सम्राट अशोक के समय की यदि हम बात करते हैं, तो उस समय स्तूप और मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित पाई गई। मौर्य काल के पतन के समय, जो 322 ईस्वी पूर्व रहा है, उस समय बौद्ध धर्म और कला की बहुत हानि हुई। उसके बाद कुषाण काल आया। बीच में कुछ और आते रहे, शासक आते रहे, लेकिन कुषाण काल की यदि हम बात करते हैं, तो 127 ईस्वी से 151 ईस्वी के बीच में कुषाण काल रहा। इसका पुनः बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त काल जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच में रहा, बौद्ध धर्म और कला बनी रही। और हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के काल की यदि हम बात करते हैं, जो छठी शताब्दी और सातवीं शताब्दी में रहा, उसमें बौद्ध कला को पूरा प्रोत्साहन मिला। लेकिन उसके बाद हमारा जो जो सांस्कृतिक समृद्धि थी या सामाजिक समृद्धि थी, या हम यूं कहेंगे जो संघ था, समण संघ था, वो टूटता चला गया। और 11वीं 12वीं सदी में आकर बौद्ध कला और बौद्ध धर्म जो था उसका पतन हो गया, और पूरी बौद्ध कला और मूर्तियों को मंदिरों में बदला गया। इस समय भी यदि प्राचीन मंदिरों की गहनता से यदि खोज करते हैं, तो पाया उसमें देखते हैं कि मंदिरों में रखी हुई जो मूर्ति है, वो गौतम बुद्ध की ही मिलेगी। भारत में छठी शताब्दी तक समणों का मजबूत संघ रहा, और उस समय समण जो थे बहुत मजबूत स्थिति में थे। समण व्यापारी थे, शासक थे, मंत्री, सेनापति, सैनिक, किसान, वैद्य आदि सभी समण ही थे। परंतु छठी शताब्दी में शंकराचार्य आए, और उसने समणों को संघ को तोड़ना के लिए कुछ विधान बनाए। और 11वीं और 12वीं शताब्दी शताब्दी तक जो समणों का जो संघ था, वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और हम मतलब हारते चले गए। समण संघ के खत्म होने के बाद हम हारते चले गए। समणों की समृद्धि, जो समृद्ध संस्कृति को तहस नहस किया गया। विरोधी लोगों ने 8वीं और 9वीं सदी में जो अलोरा की गुफाओं की, हम बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें कैलाश मंदिर है, उसमें लगी हुई एक मूर्ति है, जिसको शिव की मूर्ति कहकर 5000 साल पहले की बताना शुरू कर दिया, और कहा कि यह सिंधु घाटी की खुदाई के समय के काल की यह मूर्ति है। जबकि यह एक साधना पुरुष है, और जिसके सिर पर त्रिरत्न विराजमान है, जो बौद्ध संस्कृति से मेल खाता है। तो विरोधी जो लोग हैं, उन्होंने उस मूर्ति को, जो साधना पुरुष की मूर्ति है, उसको शिव की मूर्ति कहना शुरू कर दिया। और हरियाणा की यदि हम बात करते हैं, हरियाणा के यमुनानगर के पास आदि बद्री स्थान पर जो शिवालिक की पहाड़ियों में
सर जी आपका माइक बंद हो गया, थोड़ा सा माइक देख लें। माइक खुला है सर, इनका नेटवर्क कमजोर है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क आ रहा और जा रहा बीच बीच में। थोड़ा वीडियो बंद करवा के देखें साहब जी, अगर ठीक ठाक हो जाए तो। वो तो आउट ही होगा लगता। जी। वो आ जाएंगे सर 1 मिनट में अभी। तब तक एक आध आदमी का परिचय ले लीजिए सर। जी सर। हाँ, संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय ले लीजिए। संजय सिंह सर। जी सर, मैं आ गया हूँ, मेरा नेटवर्क जी सर आ गया। जी जी। बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि जो हरियाणा में विरोधी संघ के लोगों ने सरस्वती नदी के प्रमाण देने की बात की। सरस्वती नदी वहां पर है, लेकिन वहां पर जब खुदाई कराने पर पाया गया कि सर वीडियो बंद कर दें अपनी। नेटवर्क चला गया सर जी, इनका नेटवर्क भी। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे संजय कुमार मंजू, उन्होंने खुदाई ही बंद करवा दी उसमें जो खुदाई चल रही थी। अब आवाज नहीं आ रही? अच्छा दोबारा जी सर, सर वो आदि बद्री। आवाज आवाज आ गई सर? सर दोबारा बताएं वहां से। हाँ हाँ, बहनजी हाँ। वाली से सी है। जी सर, मैं बात कर रहा था हरियाणा के यमुनानगर में जो आदि बद्रीनाथ स्थान है, वहां पर जो शिवालिक की पहाड़ियों में है, सरस्वती नदी की होने के प्रमाण ये बात करने लगे और वहां पर खुदाई करने लगे। लेकिन वहां जब खुदाई हुई ABR1, ABR2 और ABR3 में, वहां पर खुदाई होने पर पाया कि बौद्ध सभ्यता के विराट सबूत हैं, बहुत सारे ज्ञान सबूत वहां पर मिले। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में के जो अधिकारी थे वो थे संजय कुमार मंजू। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर के एरिया की जब खुदाई कराई तो बौद्ध सभ्यता के सबूत मिले और उन्होंने खुदाई ही बंद करवा दी। तो ये बातें हम वैदिक युग के घालमेल में हम देख सकते हैं, जो सुमेर प्रकाशन की किताब है उसमें हम देख सकते हैं। कोई यूं पूछे भी कहाँ से ये पॉइंट लिए गए हैं। तो प्राचीन मंदिरों में यदि हम बात करते हैं तो सभी मूर्तियां जो बौद्ध की मूर्तियां मिलेंगी उसमें और उसी को ही कपड़े पहना कर या कपड़े से ढककर और सिंदूर लगाकर उसको देवी देवताओं में तब्दील किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि कितनी समृद्ध थी हमारी संस्कृति। तो इस समृद्ध संस्कृति को छिपाने के लिए तो इस प्रकार से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। और स्वास्तिक के चिन्ह की भी हम बात करते हैं। अब कई बार हम शादी ब्याह में या कोई शुभ काम होता है तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। कोई उसको उल्टा बनाते हैं, कोई उसको सीधा बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो और लोग जो है हमारे जानकार हैं, जो स्वास्तिक का चिन्ह किस प्रकार से सीधा और उल्टा किस प्रकार से होता है वो बता सकेंगे। तो लेकिन स्वास्तिक जो चिन्ह है, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ये पाया गया था और स्वास्तिक चिन्ह जो विरोधी संघ है वो कहता है वो हमारा है। लेकिन स्वास्तिक चिन्ह जो है वो बुद्धा बोन्स में पाया गया है, जो गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं उसमें भी पाया गया है। और 1898 में विलियम पेपे ने उसकी खुदाई करवाई, बुद्धा बोन्स की स्तूप की खुदाई कराई, तो उसमें बुद्धा बोन्स मिले। बुद्धा बोन्स में स्वास्तिक चिन्ह, गोल्ड सील मिली स्वास्तिक चिन्ह की,
जब बुद्ध वंश में गोल्ड सील मिल रही है स्वास्तिक के चिन्ह की, तो इसका मतलब वह स्वास्तिक का चिन्ह बुद्ध से संबंधित है। 1973-74 में के एम श्रीवास्तव ने बुद्ध वंश की जांच करवाई और पाया कि जो गोल्ड सील है वह गोल्ड सील बुद्ध वंश में स्वास्तिक की चिन्ह पाया गया है। 1886 में चार्ल्स मैनसन, 1831 में बेंसन और 1853 में कर्निंगम ने खुदाई करवाई। और भारत में हड़प्पा और बौद्ध काल की समानता पाई गई है। मतलब हड़प्पा संस्कृति 5000 साल पहले, ईसा से 5000 साल पहले की बात करें, और इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें जो स्वास्तिक का चिन्ह पाया और उसमें अवशेष पाए गए वही बुद्ध के समय में पाए गए। तो इसका मतलब दोनों ही संस्कृतियों में या दोनों ही काल में आपस में तालमेल रहा है। जबकि विरोधी संघ क्या कह रहा है, भाई हम 5000 साल पहले हमारे शिव थे, हमारे जो ये राम थे, कृष्ण थे, या और दूसरी बात वो करते हैं। तो और बात करते हैं 1922 में रखालदास बंदोपाध्याय ने भी पाया कि बौद्ध स्तूप के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कितनी समृद्ध थी मतलब संस्कृति, और जो 5000 साल पहले और 326 वर्ष पहले, ईसा से 326 वर्ष पहले, सभी में आपसे मेल है। और बाद में 11वीं 12वीं शताब्दी तक भी मतलब जो पाए गए हैं, चिन्ह पाए गए, वो बौद्ध स्तूप के थे और बौद्ध सभ्यता के थे। और बौद्ध जो सभ्यता कहें या बौद्ध के काल के समय की सभ्यता कहें तो वो 5000 साल पहले की सभ्यता से मेल खाती है। आज भी जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिरों में जो पाए गए मूर्तियां पाई गई तो वो बौद्ध काल के समय की है या बौद्ध सभ्यता की है, और वही सभ्यता सिंधु घाटी और हड़प्पा की संस्कृति में भी पाई गई थी। अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो यदि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी हम हमारी जो संस्कृति वो बहुत समृद्ध थी। यहाँ पर नालंदा जो बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है, कंधार अफगानिस्तान में है, तिलहारा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस प्रकार के अनेक विश्वविद्यालय थे जिनकी संख्या लगभग 107 के आसपास बताई गई है। तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जहां पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, जिसमें जापान, चीन, भूटान, इंग्लैंड और यूरोप, ये इनके छात्र भी यहाँ पर पढ़ने आते थे, जिसमें ह्यून-सांग, फाहियान जैसे जो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर रहे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने आए। मैगस्थनीज जो यूरोपियन देश से आए थे, उन्होंने भारत की समण संस्कृति के ऊपर इंडिका पुस्तक लिखी, ये तो सभी जानते हैं, उसका भी हम हवाला ज्यादातर हम देते हैं। तो इस प्रकार से जब इतना समृद्ध था शिक्षा के क्षेत्र में भारत, तो कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति रही होगी, शिक्षा क्षेत्र में कितना भारत आगे रहा है। और इसी प्रकार से यदि हम स्तूपों की बात करते हैं तो यहाँ पर हजारों स्तूप मतलब पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एक का नाम मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पे साजे कोट स्तूप है, पेशावर में है, बौद्ध के सिक्के और मूर्तियां मिली हैं। मानकेला स्तूप है रावलपिंडी में, 1830 में खुदाई करी और उसमें भी धातु के रथ पाए गए, बुद्ध की अस्थियां पाई गई और प्राचीन सिक्के मिले हैं। जगराई स्तूप पेशावर घाटी में, बेहुद स्तूप पेशावर घाटी में पाया, बुद्ध की मूर्तियां और सिक्के पाए। तख्त ए बाही मर्दान पाकिस्तान में है, ये मर्दान का क्षेत्र है, वहां पर पाए गए। तोपे कलाम पेशावर और नागहर स्तूप अफगानिस्तान, जलालाबाद अफगानिस्तान में, हरिपुर स्तूप पाकिस्तान में, हड़प्पा क्षेत्र में जो पंजाब और भारत और पाकिस्तान में पंजाब का जो क्षेत्र, उसमें भी सिक्के और टेराकोट आकृतियां की पाई गई हैं जो हड़प्पा की संस्कृति से मेल खाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो हमारी समृद्ध संस्कृति को बताते हैं। और जो विश्वविद्यालय हैं, इनमें यदि हम आचार्यों की बात करते हैं, जो शिक्षक थे उनकी यदि हम बात करते हैं, तो उनको ये बात करके हम अपने आप को गौरवशाली महसूस कर सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत थी, और बार बार हमने इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि हम इनका अभ्यास नहीं करते हैं तो जो विरोधी संघ है, विरोधी संघों के ही आचार्यों की या उन शिक्षकों की हम बात करेंगे तो हमारी जुबान पर वो लगातार चढ़ी हुई है, उनकी हम बात करते रहते हैं। क्यों ना हम अपनी समृद्ध संस्कृति की बात हम लगातार करें और अभ्यास में लेके आए। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले आचार्यों की हम बात करते हैं तो आचार्य पाणिनि रहे हैं, आचार्य आत्रेय रहे हैं, आचार्य जीव कुमार भट्ट, आचार्य नागार्जुन, आचार्य चाणक्य, आचार्य आर्यदेव, आचार्य नागसेन, आचार्य कुमारताल, आचार्य अशोक घोष, आचार्य वसुबंधु और आचार्य धर्मपाल, आचार्य दिग्नाग, आचार्य धमकीर्ति और आचार्य दीपांकर आदि इस प्रकार से रहे। और भी बहुत सारे आचार्य रहे, ये इतने बड़े आचार्य थे। यदि धमकीर्ति की बात हम करते हैं तो ज्योग्राफी में एक एमेनुअल कांट आते हैं, उसको
बहुत बड़ा जो फर्क आया है। तो ये मतलब उस समय के जो विश्वविद्यालय थे और उस समय का जो समय था, उस समय के एमिनुएल कांट के रूप में भी आजकल के जो लोग हैं उसको बताते भी एमिनुएल कांट थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने आत्मवाद जो आत्मावाद है उसका मतलब उसको नकारा था, आत्मावाद को, आत्मा नहीं होती है कोई, तो इस प्रकार की है। और ये बहुत सारे आचार्य है, ये आचार्य अपने जो गुरु थे उनकी जो स्टडी होती थी उसको और आगे बढ़ाते थे लगातार। तो इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, और चाहे हम मतलब कला के क्षेत्र में ले लें, या चाहे हम शिल्प के क्षेत्र में ले लें, तो उसका हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए। यदि आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करते हैं तो उसमें भी हम आजादी की लड़ाई में हमारे, ये अब आधुनिक भारत की हम बात करेंगे, आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे योद्धा रहे हैं। जब तक हम अपने योद्धाओं को का नाम नहीं लेंगे तो उनको सम्मान नहीं मिल पाता है। और वो नाम तो हमारे विरोधी संघ के लोगों ने भी नहीं लिया, या विरोधी लोगों ने भी नहीं लिया, उन्होंने तो इतिहास को बिल्कुल बदल दिया, हमारे लोगों को नकार दिया, बिल्कुल एक तरफ निकाल दिया। और यदि हम भी उनका नाम ना लें, ये तो फिर हम इसका मतलब स्वर्ण संघ में नहीं है, या हम अपनी संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है। नाम लेना ही नहीं, अपनी जुबान पर हर समय प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तो आजादी की लड़ाई में हम स्वर्ण योद्धाओं की यदि बात करते हैं तो उसमें समण भज्जू की बात मैं करूंगा यहाँ पे, जो जहारवीर गोगा के सेनापति रहे। राजस्थान में जहारवीर गोगा का स्थान है, तो वो उनके सेनापति रहे। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिससे खिन्न होकर एक बमण, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बमण ने पीछे से वार करके समण भज्जू की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से जो समण भज्जू थे ये जहारवीर गोगा के साथ लड़ते रहे। समण उपैया समण की बात करें, 1804 में छतारी के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। उन्होंने किले में बारूदी सुरंग बिछा दी और अंग्रेजों को खदेड़ा। अलीगढ़ में उपैया समण की गाथा इला उदल की तरह गाई जाती है। तो इस प्रकार से उनकी गाथा गाई जाती है अलीगढ़ में। 1857 की क्रांति में चेतराम समण हुए, जिन्होंने सोरों की क्रांति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साथ बबलू मेहतर समण को पेड़ से बांधकर गोली मारी गई थी। अब देखिए इतने मतलब क्रांतिकारी योद्धा हमारे रहे हैं, जिन्होंने मतलब बगावत करी है, मतलब जो मुगल थे या अंग्रेज थे या जो विरोधी विचारधारा के जो लोग थे उनके विरुद्ध। और इस प्रकार से उनको मतलब मौत के घाट पेड़ के बांधकर बबलू मेहतर समण को मार दिया गया था, या उनको शहीद कर दिया गया था। और इसके अतिरिक्त और जो उनके साथ जो समण लड़ते रहे, छत्रभुज समण, हाफिज रजब अली समण, द्वारिका प्रसाद समण, दिसंबर कोटबार समण, सदाशिव समण, इस प्रकार से और समण रहे हैं जो 1857 क्रांति में चेतराम समण और बबलू मेहतर समण के साथ भी अपने प्राणों की आहुति इन्होंने दी। उदयबाई समण बेगम हजरत महल की सेनापति थी। ये हमारी समण बहन थी जो उदयबाई समण बेगम हजरत महल की सेनापति थी। इन्होंने अपनी एक टुकड़ी बना रखी थी जिसको ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता था। अब यदि उनका नाम ना ले तो फिर तो मतलब हम ये सोचेंगे या कहेंगे कि ये तो बेईमानी हुई, ये हमारे जो समण है उनका नाम कहीं नहीं लिया, विरोधी तो लोग ले ही नहीं रहे, हम भी उनका नाम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, या हम किसी किताब में उनको नहीं छुपा रहे हैं। 1857 क्रांति में बांके समण ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, और उनके ऊपर अंग्रेजों ने 5,000 रुपए का, उस समय 1857 में 5,000 रुपए आप देखिए कितने होते हैं, उसका इनाम रखा हुआ था। 1857 क्रांति में महाराष्ट्र के पुणे में सत्या बंडखोर समण ने अंग्रेजों को नाक चुमाने पर मजबूर कर दिया, और अंत में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई गई। चोरा चोरी कांड की यदि हम बात करते हैं तो उसमें रमापति समण थे, जो उन्होंने अंग्रेजों को वहां से भगाने के लिए आंदोलन किया, और 5,000 समणों को लेकर वो चोरा चोरी वाले क्षेत्र में थाने की ओर बढ़े, और अंग्रेजों ने उनके काफिले पर गोलियां चलाई, जिससे कुछ समणों को गोलियां लगी, और जिससे क्रुद्ध होकर जो रमापति समण थे और उसकी पूरे जो 5,000 जो और समण थे उन्होंने थाने पर आग लगा दी, और 23 पुलिस वाले उसमें, पुलिसकर्मी भी उसमें जल गए। उसमें उनमें भी समण थे, वो भी क्योंकि पुलिस में भर्ती वो भी समण उसमें समण थे, और उसके उसमें 272 समणों को जो फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया, या केस उनके 272 समणों पर केस चला। और इससे खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत मारामारी हो गई है और इसमें समणों का नाम आगे आएगा, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। जो 272 समणों पर केस चला उसमें से 172 समणों को फांसी की सजा सुनाई गई,
लेकिन बाद में अपील की गई और अपील के बाद फिर 19 समणों को फांसी हुई और 14 समणों को आजीवन कारावास हुआ। 2 जुलाई 1923 को रमापति समण जो लीडर थे उस समय, उनको फांसी पर लटका दिया गया। और अन्य जो समण थे जिनको फांसी पर लटकाया गया, संपत्ति समण, अयोध्या समण, कल्लू समण, गरीब समण, नौहर समण, फल्लई समण, मेढ़ई समण, इस प्रकार के ये और समण थे जो उनके साथ शहीद हुए। और भी बहुत सारे नाम बहुत सारे हमारे से टूट रहे हैं। और शहीद उधम सिंह समण को तो आप सभी जानते ही हैं, उनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। झलकारी बाई समण को भी आप जानते हैं। तो ये कुछ और समण रहे जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं हमारे। और डॉक्टर धर्म प्रकाश समण, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। शहीद बलदेव कुरील समण, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। डॉक्टर माता प्रसाद समण 1942 में करो और मरो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इस प्रकार के हमारे जो आधुनिक भारत में जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, तो उनको हमने बार बार कंठस्थ करना चाहिए, बार बार अपने जो सुमन साथी है उनको बताना चाहिए, ताकि वो गौरव महसूस कर सके हमारे लोग भी इस प्रकार से मतलब लड़ते रहे, क्रांतिकारी रहे और फांसी पर लटकाए गए। तो व्यापार के क्षेत्र की भी हम यहाँ में बात करेंगे। जो हमारे आधुनिक भारत में व्यापार और उद्यम के क्षेत्र में जो आगे आए हैं, जिसमें हमारे जो समण है इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मैंने एक दो से बात की है। तो इसमें कैलाश चंद्र मेघवाल ये समण है, SS ग्रोवर समण, जोराराम मेहरा समण, मिलिंद कामले समण, राजेश सारस्वत समण, डॉक्टर DL इंदिरा दासन समण, दिनेश काले समण, चंद्रभान प्रसाद समण, कल्पना सरोज समण, पद्मश्री राजेश सरिया समण, डॉक्टर श्याम कुमार समण। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी और अपने आप को और पूरे समाज को आर्थिक रूप से संपन्न कराने में ये अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जो इस समय हमारे संघ में जुड़ते हैं, बहुत सारे तो नौकरी पेशे वाले लोग हैं और उसमें कुछ जो है सेवानिवृत्त लोग भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापार के क्षेत्र में और उद्यम के क्षेत्र में आगे, उन्होंने अपने ही समण साथियों को जोड़े रखना चाहिए और उनको ज्यादा मतलब काम इस प्रकार से देना चाहिए ताकि मतलब हमारे लोग उसमें लगातार उसमें जुड़ सके और मतलब वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके, जिससे हमारी जो आर्थिक समृद्धि भी उसमें लगातार बनती रहेगी। इस प्रकार से हमने दो बातें यहाँ पे की, एक सांस्कृतिक मजबूती की बात करी और एक जो है सामाजिक मजबूती की हम बात करी। तो दोनों ही रूप में यदि हम सामाजिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहेंगे या समृद्ध रहेंगे, तो हम अपने जो समण संघ को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और जो व्यवस्था इस समय चल रही है, जिससे मतलब हमारे जो समण प्रभावित होते हैं, वो मतलब उसकी व्यवस्था परिवर्तन करने में कहीं ना कहीं हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और फिर वो हमारे लक्ष्य है, हमारा जो मतलब सुख है और जो हमारे जो सुरक्षा है और जो हमारी समृद्धि है, उसकी भी उसमें हम बात कर सकते हैं। तो जो हमारी सांस्कृतिक जो मजबूती है, समृद्धि है, उसको या सांस्कृतिक विरासत को बचाने में और सामाजिक जो समृद्धि है उसको बचाने में और उसको प्रचारित करने में कुछ रणनीतियां हम बना सकते हैं। और लगातार समण संघ इसमें रणनीति बना रहा है और लगातार एजेंडे जिस प्रकार से आ रहे हैं, हर एक समण ने अपने अपने क्षेत्र पर लगातार काम करना चाहिए और उन जो रणनीतियां को लागू करवाना चाहिए। कुछ एक रणनीति की यहाँ में बात करना चाहूंगा। जैसे पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक समावेश करवाना चाहिए। जो हमारे जो बहुत सारे हमारे जो जैसे हम बात करते हैं 29 लाख संगठन इस समय भारत में रजिस्टर्ड है और जिसमें 4.5 लाख संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो सक्रिय रूप से जो संगठन काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या उनमें से आधे या आधे से और कम अपने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी और इस प्रकार से मतलब ट्रेनिंग सेंटर वो चला रहे हैं। यदि वो स्कूल, कॉलेज चला रहे हैं, यदि उनमें हमारे जो समण संस्कृति की और समण जो सामाजिक समृद्धि की यदि हम उस पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं लागू करवाते हैं या उसमें कोई एक जगह देते हैं, तो हमारी जो समण संस्कृति है वो लगातार प्रचारित और प्रसारित होती रही और संरक्षित होती रहेगी। उसमें मतलब हमने पाठ्यक्रम में शामिल करवाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा समण संघ बढ़ेगा और जितने भी जो एक्टिव संगठन है, यदि वो भी सरकार से मिलकर मतलब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और जो इतिहास है और जो महापुरुषों का योगदान है, समण महापुरुषों का जो योगदान है, उसको पाठ्यक्रम में हमारे जो इसमें जो चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं मतलब उसमें जगह दिलवा दे, तो हमारे उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारी जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से और इसमें जो हमारे महापुरुष हैं उनकी भी हम बात करते हैं, तो इनका नाम अवश्य लेना चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।
जय सिद्धार्थ गौतम है, ज्योतिबा फुले है, सावित्रीबाई फुले, ये महासमण है सभी, महासमण सिद्धार्थ गौतम, महासमण ज्योतिबा फुले, महासमण सावित्रीबाई फुले, और महासमण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महासमण रामास्वामी पेरियार, महासमण हरिचंद गुरुचांद ठाकुर, महासमण बिरसा मुंडा, महासमण धन्ना भगत, और महासमण कबीर, महासमण गुरु नानक देव, महासमण रविदास, और महासमण ललित सिंह यादव, और महासमण शहीद उधम सिंह, इनको, और महासमणी झलकारी बाई और महासमणी उदा देवी, इनको पाठ्यक्रम में यदि हम शामिल करवा पाए तो इनको लगातार जो आने वाली पीढ़ियां है उनको हम बता सकें ये हमारे समण महापुरुष रहे हैं, ये हमारे योद्धा रहे हैं, ये हमारे एंटरप्रेन्योर रहे हैं, तो वो अपने आप को गौरव महसूस करेंगे और दूसरे की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं कि हमारे भी इस प्रकार के योद्धा रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं इसमें वही नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो छोड़ दिए वो भी हैं। स्थानीय समुदायों के ऐतिहासिक में जो योगदान होना चाहिए, जो अलग अलग समुदाय है हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो समुदाय हैं उनमें उनका जो ऐतिहासिक योगदान जो है वो भी मतलब पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं शामिल करवाना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर बातचीत करके स्थानीय संस्कृति के तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल करवाना चाहिए। जो हमारी सवर्ण संस्कृति है उसको उसमें पाठ्यक्रम में शामिल करवाएं। सांस्कृतिक साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, जो क्योंकि जो हम इस समय सांस्कृतिक साक्षरता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो वो बदली हुई संस्कृति है, उसमें बहुत सारे आडंबर आ गए हैं, और उसको मतलब जो मौलिक संस्कृति है उसको यदि हम पाठ्यक्रम में शामिल करवाकर आने वाली पीढ़ी तक या लोगों तक पहुंचा सकें तो या वैकल्पिक विषय के रूप में या कोई मॉड्यूल शुरू करवाने के रूप में हम इसको मतलब सरकार से मनवा सके। यदि हम सरकार से ना भी मनवा सके तो हमारे जो स्कूल और कॉलेज हैं, जो लाइब्रेरी है, जो ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर है, उनमें तो इस प्रकार की एक बुक अलग से मतलब लगवाई जानी चाहिए जिसमें हमारे महापुरुष, हमारे महायोद्धा जो है, महासमण योद्धा और हमारे जो बौद्ध विहार है और विश्वविद्यालय है रहे हैं तो उनकी मतलब शिक्षा दिलवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लगातार इनके ऊपर काम करके हमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैं ये तैयार कर रहा था मतलब अपना जो ये समण संघ के लिए या जो हमारे समणों के लिए आज अपन सब तैयार कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार बहुत सारा काम करना बाकी है, काम यहाँ पर हुआ ही नहीं है। और कई बार मैं सुनता था जो हमारे सीनियर साथी है उनके से सुनते थे भाई काम बहुत ज्यादा है, और मैं समझता था भाई काम कहाँ ज्यादा है। तो इसको तैयार करते हुए मेरे समझ में आया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रचारित और प्रसारित करने में काम बहुत ज्यादा है, और हमारे अलग अलग जो बौद्ध स्तूप है, विश्वविद्यालय रहे हैं और जो हमारी जो धरोहर रही है उनको बचाने के लिए काम बहुत ज्यादा है। हमारे गीत है, नृत्य है, शिल्प है, औजार है, और जो दूसरे जो बर्तन है, उन जो हमारी सभ्यता से संस्कृति से जुड़े रहे हैं उनको बचाने में, उनको प्रसारित करने में, उनको मतलब अगली पीढ़ी तक ले जाने में काम बहुत ज्यादा है। हमारे योद्धाओं के बारे में बताने में काम बहुत ज्यादा है। तो यदि लगातार हम सभी समण मिलकर इस प्रकार से काम करेंगे और हम अपनी संस्कृति को और समृद्ध कर सकते हैं या पुनर्जीवित करके समृद्ध कर सकते हैं, और हमारी जो सामाजिक समृद्धि मतलब हम ला सकते हैं। और जैसे जैसे हम समृद्ध होंगे, सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे, दोनों ही समृद्धियां सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि साथ साथ चलती हैं। यदि हम सामाजिक रूप से समृद्ध होते हैं तो हमारा आत्मबल, हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम किसी भी गली में, मेले में या किसी भी तहसील के दफ्तर में या बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे हम अपनी सामाजिक पहचान को बता सकते हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को बता सकते हैं, और इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा, और मेरे से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, हुई होंगी, और जो जो गलतियां हुई हैं वो मेरी, बाकी जो मैं ठीक से मैं प्रस्तुत कर पाया वो समण सिंह की वजह से मैं सीख पाया और समण सिंह की वजह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और यदि मेरे से कोई गलती हुई तो समण सिंह मुझे माफ करे। संगनवामी संगनवामी संगनवामी। साधु साधु। बहुत अच्छा कल्चर सर। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। समण सिंह बहुत बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद हरिओम सर, बहुत बहुत साधुवाद।